गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रामेश्वरम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इरिगेशन, सिंचाई। तीसरा लेसन है सिंचाई इरिगेशन। अपने 2 लेसन अपन ने कंप्लीट किए। आज अपन तीसरा लेसन जो है सिंचाई वो लेंगे। ये लेसन 2 नंबर का लेसन है और इसमें एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। लेसन कंप्लीट होने के बाद में अपन क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा करेंगे, किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक नंबर के यानी छोटे जो क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन बनेंगे। 2 नंबर का लेसन है। वैसे लेसन की अपन बात करें तो लेसन भी छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जैसे दूसरा लेसन काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये छोटा लेसन है, 2 नंबर का लेसन है। तो 2 क्वेश्चन इसमें से। टॉपिक भी अपना सिंचाई है, इरिगेशन। यानी सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई या इरिगेशन की जो डेफिनेशन है वो फसलों की उचित वृद्धि के लिए, यानी हम किसी भी पौधे के अंदर या फसल के अंदर जो जल देते हैं वो जल उस पौधे की वृद्धि और विकास में काम में आता है। कुछ मात्रा में प्रकाश संश्लेषण के अंदर भी काम में आता है। जल पोषक तत्वों को ग्रहण करने में भी सहायक है, क्योंकि पोषक तत्व जल के अंदर ही घुलनशील अवस्था में और आयन के रूप में पौधे में प्रवेश करते हैं। यानी जीवों की अगर बात करें, जिन जीवों में जल का काफी महत्व है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। पौधा या फसल की अगर बात करें तो उसमें भी जल देने की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो जल है वो पौधे की उपापचय क्रियाओं के अंदर काम में आता है। तो फसलों की उचित वृद्धि एवं उत्पादन के लिए मृदा में आवश्यक मात्रा में नमी बनाए रखने के उद्देश्य से कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। यानी हम जो जल देते हैं वो मृदाओं में देते हैं, ताकि मृदाओं के अंदर आवश्यक मात्रा में नमी बनी रहे और उसी नमी को पौधे ग्रहण करें और ये अपनी वृद्धि और विकास के अंदर वो काम में दें। तो सिंचाई की जो डेफिनेशन है वो हो जाएगी फसलों की उचित एवं उत्पादन के लिए मृदा में आवश्यक मात्रा में नमी बनाए रखने के उद्देश्य से कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया
जल देने की क्रिया सिंचाई कहलाती है। यानी फसलों की उचित वृद्धि एवं उत्पादन के लिए फसलों की वृद्धि अधिक होगी, फसल यानी पौधे की वृद्धि और विकास अच्छा होगा तो अपने को उससे उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। तो उसके वृद्धि और उत्पादन के लिए मृदा में आवश्यक मात्रा में नमी बनाए रखने के उद्देश्य से, यानी जो मृदाएं हैं उनमें आवश्यक मात्रा में नमी बनी रहे, इस उद्देश्य से कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। कृत्रिम रूप से, क्योंकि हम हमारा विधि के माध्यम से, क्यारी विधि के माध्यम से या और अन्य विधियों के माध्यम से, जैसे बूंद बूंद सिंचाई विधि है, बहुत सारी विधियां हैं जो अपन आगे इसी लेसन में अपन पढ़ेंगे। तो उन विधियों के माध्यम से हम सिंचाई देते हैं, यानी जल अपन देते हैं। तो वो एक तरह से कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया है। ठीक है, कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। आगे के बात समझ में। तो इसमें हम मृदाओं के अंदर आवश्यक मात्रा में नमी बनाए रखने के उद्देश्य से, देखो मृदाओं के अंदर जब जल की कमी होने लगती है तो पौधे उस जल का अवशोषण नहीं कर पाते हैं और पौधों के अंदर जल की कमी होने लगती है, और इसी जल की कमी से जो पौधे हैं वो मुरझाने शुरू हो जाते हैं, और फिर भी यदि उसको जल नहीं मिल पाता तो धीरे धीरे जो पौधा है वो सूखने लगता है। यानी मृदाओं के अंदर नमी है, यानी मृदाएं नम्न है, लेकिन फिर भी पौधे उसका अवशोषण नहीं कर पाते हैं। तो वो उस बिंदु से ज़्यादा, यानी उस जल से ज़्यादा अपन जल देंगे तो वो ही जल जो है वो पौधे के द्वारा ग्रहण किया जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि उचित मात्रा में मृदाओं के अंदर नमी बनाए रखने से पौधे उस जल को ग्रहण करते हैं। आगे के बाद समझ में। तो जब मृदाओं के अंदर जल की कमी होने लगती है तब अपने को पुनः सिंचाई देने की आवश्यकता फिर पड़ती है। फिर अपन उसमें क्या करते हैं? सिंचाई देते हैं। ये डेफिनेशन हो जाएगी इसकी कि फसलों की उचित वृद्धि एवं उत्पादन के लिए मृदा में आवश्यक मात्रा में नमी बनाए रखने के उद्देश्य से कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। अब अपन बात करेंगे कि जो सिंचाई अपन करते हैं, ठीक है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी जो सिंचाई जो अपन करते हैं उसके क्या उद्देश्य है? उद्देश्य अपन देखते हैं, यानी सिंचाई के उद्देश्यों की अपन बात करें तो एक तो इसका उद्देश्य होता है भूपृष्ठन की क्रियाओं। जब अपन भूपृष्ठन की क्रियाएं अपन करते हैं, जैसे जुताई करना है, मिट्टी पलटने वाले हल से उसकी जुताई करना है, गहरी जुताई करना है या हल्की जुताई करना है, किसी भी प्रकार का जब अपन ये निराई गुड़ाई अपन करते हैं, किसी प्रकार का अपन भूपृष्ठन की क्रियाएं अपन करते हैं, तो भूपृष्ठन की क्रियाओं करने के लिए भी जल देने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लो कि अपन खेत के अंदर जो मिट्टी है वो सूख गई है तो अपन भूपृष्ठन की क्रिया नहीं कर पाते, तो भूपृष्ठन की क्रियाओं के उद्देश्य से भी अपन उसके अंदर क्या करते हैं? जल देते हैं या सिंचाई करते हैं। भूपृष्ठन की क्रियाओं हेतु भूपृष्ठन की क्रियाओं हेतु दूसरा इसका जो उद्देश्य है वो है पौधों के अंकुरण के लिए, पौधों के अंकुरण के लिए, यानी जो बीज होता है वो तभी अंकुरित होगा जब मृदाओं में नमी की मात्रा होगी। ठीक है, तो बीज जो है वो मृदाओं से नमी को अवशोषित करता है, जिससे उसका जो बीजावरण है
जो बीज का जो आवरण होता है, कठोर होता है, वो जल ग्रहण करके कोमल होता है, तब जाके उसके अंदर जो भ्रूण है वो सक्रिय अवस्था में आता है और भ्रूण जो है उससे प्रांकुर और मूलांकुर निकलते हैं। और प्रांकुर और मूलांकुर जो भाग है वो बीज के अंदर से बाहर की ओर आते हैं और जो मूलांकुर है उससे जड़ भाग बनता है और जो प्रांकुर है उससे जो वायवीय भाग है यानी तने वाला जो भाग है वो उसमें बनता है। तो अंकुरण के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। जैसे अपन कोई बीज का अंकुरण अपन करवाना चाहे तो उस बीज को पहले मृदाओं में अपन डालते हैं और फिर जल डाला जाता है ताकि जल का अवशोषण करके जो बीज है उसका अंकुरण हो सके। ठीक है, तो दूसरा उद्देश्य उसका हो जाएगा कि पौधों के अंकुरण के लिए या बीजों के अंकुरण के लिए। यहां पर अपन बीज यदि तो लेंगे और भी बेटर होगा, यानी बीजों के अंकुरण के लिए। एक पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए यानी पौधों की वृद्धि और विकास अच्छा हो, इस उद्देश्य से भी हम मृदाओं के अंदर नमी बनाए रखते हैं। ठीक है, अगले यदि हम उद्देश्य की बात करें तो वायुमंडल को शीतल करना, वायुमंडल को शीतल करना, क्योंकि वायुमंडल का जो तापमान होता है वो आर्द्रता के ऊपर निर्भर करता है। यदि वातावरण में आर्द्रता ज्यादा होती है तो तापमान कम होगा और यदि वातावरण में आर्द्रता कम होती है तो वातावरण का जो तापमान है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जब वातावरण के अंदर तापमान बढ़ता है यानी उस वातावरण के जो तापमान है उसका नियंत्रण कौन करता है? आर्द्रता यानी जलवाष्प करता है। ठीक है, तो इसमें भी वायुमंडल को शीतल करना, वायुमंडल को शीतल करना। जैसे मान लो कि अपन सिंचाई करते हैं तो इससे वाष्पीकरण होता है और जब वाष्पीकरण होता है तो आसपास का जो वातावरण है उसमें वो आसपास का जो वातावरण है वो ठंडा होने लगता है यानी शीतल होने लगता है। और ये पौधों के लिए और जीवों के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। यदि अपन सिंचाई नहीं करेंगे, वर्षा नहीं होगी या वातावरण में आर्द्रता नहीं होगी तो तापमान काफी ज्यादा हाई लेवल तक पहुंच जाता है जो कि जीवों के लिए क्या होता है? हानिकारक। अगला यदि कोई उद्देश्य की मैं बात करें तो अल्पकालिक सूखे के विरुद्ध, अल्पकालिक सूखे के विरुद्ध फसल को बचाना, फसल को बचाना यानी अल्पकालिक सूखे के विरुद्ध। अल्पकालिक का मतलब होता है कुछ समय के लिए यदि सूखा रहता है, सूखा रहने का मतलब यदि कुछ समय के लिए वर्षा नहीं होती है तो उस समय सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और वो सिंचाई करके हम उस फसल को बचा सकते हैं जो फसल अपने पास है। आप उसमें सिंचाई नहीं करोगे तो फसल क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। उस समय भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है या आप सिंचाई करते हैं। अगला उद्देश्य होगा फसल को पाले से बचाने के लिए, फसल को पाले से बचाने के लिए। जब फसल होती है शीत ऋतु के अंदर पाला पड़ता है जिससे कि फसल नष्ट हो जाती है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब पत्तियों के अंदर का जल कम टेम्परेचर के कारण बर्फ में बदल जाता है तो पत्तियां फट जाती हैं क्योंकि बर्फ का आयतन ज़्यादा होगा, जिससे फैलने से पत्तियां फट जाएंगी क्योंकि जो कोशिकाएं होती हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाएगी और पौधे सूखने लगेंगे जिसको अपन बोलते हैं पाला पड़ना। तो एक तरह से पाले का बचाव भी है। ठीक है, यानी जिस रात्रि पाला पड़ने की संभावना हो उस रात्रि यदि अपन हल्की सिंचाई करें तो
तो हमारी जो फसल है वो पाले से बच जाती है। एक तरह से फसल को पाले से बचाने के लिए भी अपन क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। मृदा में उपस्थित लवणों को हटाना, मृदा में उपस्थित लवणों को हटाना। लगातार अपन जैसे मान लो कि कोई मृदा है, उसमें लगातार अपन सिंचाई कर रहे हैं, उस सिंचाई जल के अंदर यदि लवण की मात्रा ज्यादा है या जिन मृदाओं के अंदर लवण की मात्रा ज्यादा होती है तो उसमें सिंचाई करने से जो लवण है वो क्या हो जाएगी, या तो ऊपरी सतह के ऊपर आ जाएगी या घुलनशील जो लवण होंगे वो निचले से स्तरों के अंदर चले जाएंगे। तो पानी से उस खेत को भर दिया जाता है, जिससे हम उन लवणों को या तो ऊपर से उसकी जो परत है उसको उरच कर अपन अलग कर लेंगे, या फिर अपन ज्यादा जल यदि अपन बढ़ते हैं तो धीरे धीरे जो लवण है वो निचले स्तर में चले जाएंगे, यानी जड़ स्तर से नीचे चले जाएंगे। जो जड़ क्षेत्र है उससे नीचे जाने से फसल को लवणों से कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए लवण को हटाने के लिए भी ठीक है जो है वो अपन क्या करते हैं, जल देते हैं यानी सिंचाई करते हैं। इसके अलावा जो मृदा जनित जो कीट होते हैं जैसे दीमक के प्रभाव को कम करने के लिए, दीमक के प्रभाव को कम करने के लिए, क्योंकि दीमक जो है जैसे मान लो कि फसलों के अंदर दीमक लग जाती है, तब अपन यदि उसमें ज्यादा मात्रा में सिंचाई करते हैं या जल की अधिकता पर रखते हैं तो दीमक का प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि उस मृदाओं के अंदर जो दीमक है उसका प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वो फसली पौधे को खराब नहीं कर पाएंगे। ये कुछ उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों के कारण अपन सिंचाई करते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, भू प्रसरण की क्रियाएं करने के लिए अपन सिंचाई करते हैं, बीजों के अंकुरण करवाने के लिए अपन सिंचाई करते हैं, पौधों की वृद्धि के लिए अपन सिंचाई करते हैं, वातावरण को शीतल बनाए रखने के लिए अपन सिंचाई करते हैं, और अल्पकालिक सूखे के विरुद्ध यानी जैसे वर्षा नहीं हुई उस समय जो अल्पकालिक जो सूखा है, उस समय के लिए जो सूखा है उसके विरुद्ध फसल को बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। और शीत ऋतु के अंदर फसल को पाले से बचाने के लिए अपन सिंचाई करते हैं, और मृदाओं के अंदर जो उपस्थित लवण है उनको हटाने के लिए भी अपन सिंचाई करते हैं, और मृदाओं के अंदर जो दीमक है उसके प्रभाव को कम करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। ये कुछ उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपन क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, इरिगेशन। अब अपन बात करते हैं सिंचाई का निर्धारण। सिंचाई का निर्धारण, सिंचाई का जो निर्धारण है वो 2 बिंदुओं के आधार पर किया जाता है। कितने बिंदुओं के आधार पर किया जाता है, 2 बिंदुओं के आधार पर किया जाता है। ठीक है, यानी सिंचाई का जो निर्धारण अपन करते हैं वो 2 बिंदुओं के आधार पर किया जाता है, जिसमें पहला है सिंचाई के समय का निर्धारण। सिंचाई के समय का निर्धारण। ठीक है, ये पहला हो जाएगा सिंचाई के समय का निर्धारण, यानी सिंचाई जो है वो कब व किस समय की जाए, यानी सिंचाई कब व किस समय की जाए। ठीक है, सिंचाई कब यानी कब व किस समय की जाए, तो वो हो जाएगा क्या, सिंचाई के समय का निर्धारण। यानी अपने को सिंचाई कब करनी है वो उस समय का जो निर्धारण है वो अपन इसके अंदर करते हैं।
ठीक है। और सिंचाई के समय का जो निर्धारण है वो भी दो बिंदुओं के आधार पर किया जाता है। कितने बिंदुओं के आधार पर किया जाता है? दो बिंदुओं के आधार पर, जिसमें पहला है, इसमें भी दो बिंदु आ जाएंगे। इसमें पहला है पौधों के आधार पर, पौधों के आधार पर, पौधों के आधार पर, ठीक है। और इसमें भी जो पहला है वो है यानी पौधों के आधार, यानी पौधे को देखकर हम सिंचाई के समय का पता लगाते हैं। अब पौधों के अंदर में यानी पौधे की कौन कौन सी स्थितियां हैं जिसको देखकर हम सिंचाई के समय का निर्धारण करते हैं, ठीक है। अमल पहला हो जाएगा सिंचाई का हम निर्धारण कर रहे हैं। सिंचाई का जो निर्धारण है वो दो बिंदुओं के आधार पर करते हैं, जिसमें पहला है सिंचाई के समय का निर्धारण, यानी इसमें सिंचाई के समय का निर्धारण करेंगे कि सिंचाई कब और किस समय की जाए, उसका अपन निर्धारण करेंगे, ठीक है। ये भी दो बिंदुओं के आधार पर अपन इसका निर्धारण करते हैं, जिसमें पहला है पौधों के आधार पर, ठीक है। अब पौधों के आधार पर जो है यानी पौधे की स्थिति देखकर इसमें भी कुछ पॉइंट अपन लेंगे, जिसमें पहला है पौधों की बाह्य स्थिति देखकर, पौधों की बाह्य स्थिति देखकर जब पौधों के अंदर जल की कमी होने लगती है तो अपने को क्या पता चलता है, यानी कोई पौधा है उसके अंदर जल की कमी हो रही है तो उसके कुछ बाह्य लक्षण होते हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस पौधे को या इस फसल को सिंचाई की आवश्यकता है। तो वो कौन सी स्थिति हो जाएगी? बाह्य स्थिति, यानी बाहर से पौधे को देखकर, जैसे पौधे के जो बाह्य लक्षण होते हैं, जैसे पत्तियों का संकुचन होना, यानी पत्तियां मुरझा जाती है, ठीक है, जिसको अपन मुरझान या मलाने के आधार पर सिंचाई के समय का निर्धारण अपन करते हैं। यानी जब पत्तियां मुरझाए, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मुरझान बिंदु। 11वीं क्लास में पढ़ा होगा अपने, इस जलदान क्षमता किसे कहते हैं? मुरझान बिंदु है, ठीक है, जिसको मलानी बिंदु भी अपन कह सकते हैं। मुरझान का मतलब यही है कि जब पत्तियां मुरझाने शुरू हो जाए तब अपन मानते हैं कि उसको सिंचाई की आवश्यकता है, यानी उसको जल की आवश्यकता है। वही स्थिति यदि अपन फसल के अंदर देखें तो फसल के अंदर, फसल में भी क्या है? पौधे ही है, और उस पौधे की पत्तियां जब मुरझाना शुरू होने लगे तब अपने को सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है पौधों की पत्तियों में पौधों की पत्तियों में जल मात्रा या जल विभव, जल मात्रा या जल विभव मापकर पौधों की पत्तियों में जल मात्रा, यानी पौधों के अंदर पौधों की जो पत्तियां हैं उसमें जल की कितनी मात्रा है वो मापकर भी हम, यदि उस पत्तियों के अंदर जल की कमी देखने को मिले तो हम मानेंगे कि उसको इसकी आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है या सिंचाई की आवश्यकता है। अब ये पत्तियों में जल मात्रा मापकर, यानी पत्तियों के अंदर जल की मात्रा मापकर, तो ये हम बाहर से हम आकलन नहीं कर सकते, ये केवल और केवल प्रयोगशाला तक ही सीमित है। यानी प्रयोगशालाओं के अंदर उस पौधे की पत्तियां लेकर
उस पौधे की पत्ती के अंदर जल की मात्रा मापकर या उसका जल विभव मापकर हम सिंचाई के समय का निर्धारण करते हैं। आगे चल रहे इसमें क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती है उस कोशिकाओं के अंदर एक स्फीति दाब बनता है, यानी कोशिका के अंदर से बाहरी दीवारों पर लगने वाला दाब क्या कहलाता है? स्फीति दाब कहलाता है। और जब जल की कमी होती है तो स्फीति दाब भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी हम पौधे के अंदर रहते हैं तो जब पौधे के अंदर जल की कमी नहीं रहती उस समय पौधा अलर्ट रहता है। अलर्ट का मतलब उसकी पत्तियां बिल्कुल सीधी रहती है, तना शाखाएं बिल्कुल सीधे रहते हैं। और लेकिन जब जल की कमी होती है तो उसमें स्फीति दाब कम होने लगता है और स्फीति दाब कम होने से कोशिकाएं सिकुड़ने लगती है, जिससे पत्तियां मुरझा जाती हैं, शाखाएं नीचे की ओर झुक जाती हैं। ये स्थिति होती है जल की कमी। तो कोशिकाओं के अंदर जल की मात्रा कितनी है, यानी उसका स्फीति दाब कितना है, उस आधार पर भी जो है वो हम सिंचाई के समय का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। पत्तियों का तापमान मापकर पत्तियों का तापमान आपको भी पता है कि जब पत्ती के अंदर जल की कमी होने लगती है तो उन पत्तियों में पाए जाने वाले जो रंध्र है स्टोमेटा वो धीरे धीरे बंद होने लगते हैं या आंशिक रूप से क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। ठीक है, या तो आंशिक या पूर्ण तरीके से वो क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। और जब पत्तियों के अंदर मौजूद रंध्र जल की कमी के कारण बंद हो जाते हैं तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। और जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रुक जाती है तो पत्तियों के तापमान में वृद्धि होने लगती है, यानी तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी, यानी तापमान बढ़ने लगेगा। और जब तापमान बढ़ने लगे, पत्तियों का तापमान बढ़ने लगे, इसका मतलब किसकी आवश्यकता है? जल की आवश्यकता है। यानी इसमें क्या होता है कि जब पौधे के अंदर जल की कमी होगी तो पत्तियों के अंदर जो रंध्र मौजूद होते हैं वो आंशिक या पूर्ण तरीके से क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में कमी आएगी। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में कमी आती है तो पत्तियों के तापमान में वृद्धि होगी। और पत्तियों के तापमान में जब वृद्धि होती है तो उस तापमान को मापकर जो है, यानी पत्तियों का तापमान मापकर जो है वो अपन सिंचाई के समय का निर्धारण करेंगे। यानी पत्तियों का तापमान बढ़ जाए तो उसको सिंचाई की आवश्यकता है, यानी जल की आवश्यकता है। और पत्तियों का जो तापमान है उसको मापने के लिए जिस यंत्र को काम में लिया जाता है उस यंत्र को बोलते हैं इंफ्रारेड थर्मामीटर। इसी इंफ्रारेड थर्मामीटर की सहायता से पत्तियों की सतह का तापमान मापकर सिंचाई के समय का निर्धारण करते हैं। ठीक है। चौथा, फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर क्रांतिक अवस्थाएं, क्रिटिकल स्टेज, कुछ क्रिटिकल स्टेज होती है फसलों की, उसके आधार पर भी हम सिंचाई के समय का निर्धारण करते हैं। अब क्रिटिकल स्टेज किसे कहते हैं, यानी क्रांतिक अवस्थाएं किसे कहते हैं? पौधों की वह संवेदनशील अवस्था, पौधों की वह संवेदनशील अवस्था
जिस पर सिंचाई करना आवश्यक होता है तथा सिंचाई नहीं करने पर उपज में भारी कमी होती है, क्या कहलाती है? क्रांतिक अवस्था या क्रिटिकल स्टेज कहलाती है। आगे की बात समझ में, यानी फसलों की या पौधे की वह संवेदनशील अवस्था जिसमें सिंचाई करने की आवश्यकता होती है, उस समय सिंचाई नहीं करने पर उपज में भारी कमी होती है, उस अवस्था को क्रांतिक अवस्था या क्रिटिकल स्टेज कहते हैं। जैसे उदाहरण की अपन बात करें, कुछ फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं हैं, यहाँ पर क्वेश्चन भी बनता है। जैसे गेहूं की क्रांतिक अवस्थाएं, यदि आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि गेहूं की क्रांतिक अवस्थाएं कौन कौन सी, तो शीर्ष जड़ें निकलते समय, यानी अंकुरण के बाद में लगभग 1 महीने बाद में गेहूं को सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, यानी गेहूं की फसल को सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। उस समय यदि अपन सिंचाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो अवस्था एक संवेदनशील अवस्था होती है, उस समय सिंचाई नहीं करने पर पौधे क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो शीर्ष जड़ें निकलते समय, कल्ले फूटते समय, बालियां बनते समय, दानों में दूध बनते समय, जिसको मिल्क स्टेज बोलते हैं, दूधिया जो दाना है कच्ची अवस्था में जब रहता है तो उसको अपन मसलते हैं या पीसते हैं तो उसमें वाइट पदार्थ निकलता है, यानी दूधी अवस्था इसको अपन बोलते हैं। कच्ची अवस्था, दाने की कच्ची अवस्था को अपन बोलते हैं कौन सी अवस्था? दूधी अवस्था, यानी मिल्क स्टेज। उस समय यदि अपन सिंचाई नहीं करेंगे तो दानों का विकास नहीं हो पाएगा और फसल जो है वो समय से पहले ही पक जाएगी और उत्पादन अपने को नहीं मिलेगा। दाना परिपक्व होते समय, जब दाना दूधी अवस्था के बाद में जब परिपक्व अवस्था में पहुंचता है तो उस समय सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो ये गेहूं की कौन सी अवस्थाएं होती है? क्रांतिक अवस्थाएं होती है, क्रिटिकल स्टेज होती है। जैसे शीर्ष जड़ें निकलते समय, कल्ले फूटते समय, गांठ बनते समय, तना जो होता है उसमें बीच बीच में जो पर्व संधियां होती है, जो गांठ होती है, पर्व संधियां यानी पर्व संधि, जो गांठ यानी एक तो होती है गांठ और एक होती है उसमें पर्व है। दो जो पर्व होता है, एक पर्व दूसरा पर्व, जब दो पर्व जुड़ते हैं आपस में तो एक गांठ नुमा संरचना बनती है जिसको हम बोलते हैं पर्व संधि। तो गांठ शीर्ष जड़ें निकलते समय, कल्ले फूटते समय, गांठ बनते समय, बालियां बनते समय, दानों में दूध बनते समय और परिपक्व अवस्था यानी दाना परिपक्व होते समय, ये अवस्थाएं किसकी है? गेहूं की क्रांतिक अवस्था। इसी प्रकार जौ की क्रांतिक अवस्थाओं की पर बात करें तो कल्ले फूटते समय, दाना बनते समय, धान के पर बात करें तो कल्ले निकलते समय, बालियां बनते समय, मक्का के पर बात करें नर मंजरी आते समय और भुट्टे बनते समय। जब भुट्टा बन रहा होता है उसमें दाने बन रहे होते हैं उस समय। आलू के पर बात करें अंकुरण के समय और कंद बनते समय। अंकुरण हो तब और उसमें कंद बने यानी आलू बने या बन रहे हो तब उसको सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। गन्ना के पर बात करें तो अंकुरण के समय, कल्ले निकलते समय और बढ़वार के समय। कपास के पर बात करें तो फूल आते समय, डोडे बनते समय। तंबाकू के पर बात करें तो चुटाई के समय। चुटाई का मतलब कि पत्तियों को अपन तोड़ लेते हैं तो वो कहलाती है चुटाई के समय। मूंगफली में फूल आते समय यानी जब फूल आए उस समय और सुइयां बनते समय। सुइयां जो सुई बनती है नीचे, जब दाना बनेगा यानी मूंगफली बनेगी तो पहले उसमें एक सुई निकलती है और वो भूमिगत जाती है यानी भूमि के अंदर जाती है और तब जाके उसमें बीज बनता है, वो सुइयां बनते हैं। चना, सरसों, अलसी की पर बात करें तो उसमें फूल आते समय और फलियां बनते समय। ठीक है, ये क्रांतिक अवस्थाएं होती है और इस क्रांतिक अवस्था, ये जो क्रांतिक अवस्थाएं होती है वो बहुत ही संवेदनशील अवस्था होती है और उस समय यदि अपन सिंचाई नहीं करते हैं तो फसल में जो उत्पादन होगा उसमें भारी कमी होगी।
ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार। ठीक है, तो ये सिंचाई के समय का हमने कुछ बिंदुओं के आधार पर सिंचाई के समय का निर्धारण किया है, जिसमें पहला है सिंचाई के समय का निर्धारण। इसमें पहला अपना कंप्लीट हो गया पौधों के आधार पर। अब पौधों के आधार पर 4 पॉइंट हमने देखे, जिसमें पौधों की बाह्य स्थिति देखकर, पौधों की पत्तियों में जल मात्रा या जल विभव मापकर, पौधों का तापमान, पत्तियों का तापमान मापकर, और फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर। ठीक है, ये अपना पहला जो पॉइंट है पौधों के आधार पर वो कंप्लीट है। अगली क्लास में अपन देखेंगे क्या इसमें दूसरा, इसका दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, आज ही ले लेते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है मृदा जल या नमी के आधार पर। मृदा जल या नमी के आधार पर। मृदा जल या नमी के आधार पर, यानी मृदाओं में जल की मात्रा के आधार पर जो है वो सिंचाई का पता लगाया जाता है। मृदाओं के अंदर जब जल की मात्रा कम होने लगे, ठीक है, तो क्या करना है, सिंचाई करना है। यानी मृदाओं में उपलब्ध जल जो है वो ऊपरी सीमा यानी क्षेत्र क्षमता तथा निचली सीमा यानी स्थायी मलानी बिंदु कहलाती है। इन दोनों के मध्य जल की मात्रा ही पौधे को उपलब्ध होती है। ऊपरी सीमा क्षेत्र क्षमता, निचली सीमा स्थायी मलानी बिंदु। इसके बीच का जो जल होता है वो ही पौधे को उपलब्ध होता है। ठीक है, तो जो स्थायी मलानी बिंदु जब आए उससे पहले अपने को सिंचाई करनी है। स्थायी मलानी बिंदु यानी निचली सीमा, यानी वो सीमा जिसके बाद में पौधे जल का अवशोषण नहीं कर पाते हैं, तो वो स्थायी मलानी बिंदु कहलाता है। तो जब मृदाओं में जल स्थायी मलानी बिंदु तक पहुंच जाए उससे पहले ही अपने को क्या करनी है, सिंचाई करनी है, ताकि पुनः मृदाओं में जल की मात्रा बढ़े और वो जल पौधे को प्राप्त हो। ठीक है, तो वो दूसरा इसका पॉइंट हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं, ये तो गया समय का निर्धारण, समय का निर्धारण। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो अपन लेंगे। इसका दूसरा सेकंड पॉइंट बी हो जाएगा जल की मात्रा का निर्धारण या सिंचाई की मात्रा का निर्धारण, यानी सिंचाई कितनी मात्रा में करनी है वो मात्रा हो जाएगी। यहां पर अपन ने समय का निर्धारण किया था, यानी समय का निर्धारण अपन ने किया कि समय यानी किस समय सिंचाई करनी है, और यहां पर अपन करेंगे सिंचाई की मात्रा का निर्धारण, यानी सिंचाई कितनी मात्रा में करनी है। अब अपन फसलों की बात करें तो उसमें जो सिंचाई की जो मात्रा है, यानी सिंचाई कितनी मात्रा में की जाए, ये इसका अर्थ हो जाएगा। और वो जो सिंचाई अपन करते हैं वो जलमान के आधार पर करते हैं, यानी विभिन्न फसलों की जो जलमांग होती है वो अलग अलग होती है, और इस आधार पर ही क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। जैसे यदि अपन बात करें गेहूं, तो गेहूं की जो जलमांग है वो होती है 450 से 650 ml। ठीक है, इसी प्रकार जैसे सोयाबीन है तो सोयाबीन की जलमांग हो जाएगी, सोयाबीन इसकी जलमांग है 450 से 700 ml। तो ये फसलों की जलमांग होती है, यानी कितनी मात्रा में फसल को जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो विभिन्न फसलों की जो जलमांग होती है वो अलग अलग होती है, और उसी आधार पर
सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें यदि अपन जलमांग की बात करें, जिससे सबसे ज्यादा जो जलमांग होती है, जैसे धान है, धान की जो है धान की जलमांग 900 से 2500 mm, और दूसरी जो फसल है गन्ना, गन्ने की जो जलमांग है वो है 1500 से 2500। यदि प्रतिदिन के हिसाब से यदि प्रतिदिन के हिसाब से जलमांग की बात करें तो सबसे ज्यादा जलमांग किसकी है? धान की। यानी एक दिन में जल की सबसे ज्यादा आवश्यकता किस फसल को होती है? धान को। जबकि पूरी फसल की बात करें, ठीक है, पूरी फसल अवधि की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा जलमांग किसकी? गन्ना। क्योंकि गन्ने की जो फसल है वो लंबी अवधि की फसल है, इसलिए उसको ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। पूरी फसल अवधि की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता गन्ने को होती है। जबकि प्रतिदिन के हिसाब से यदि बात करें, यानी एक दिन के हिसाब से यदि जलमांग की बात करें तो वो सबसे ज्यादा किसकी है? धान। ठीक है, वो हो जाएगा सेकंड पॉइंट, सिंचाई की मात्रा का निर्धारण। यानी जिस फसल की जितनी जलमांग है उस आधार पर हम उसकी क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। उसमें क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। ठीक है, तो ये आज अपन ने सिंचाई का निर्धारण हमने किया। दो बिंदुओं के आधार पर सिंचाई का अपन निर्धारण करते हैं। एक तो सिंचाई के समय का निर्धारण और सेकंड हो जाएगा सिंचाई की मात्रा का निर्धारण। समय का मतलब किस समय की जाए और मात्रा का मतलब कितनी मात्रा में की जाए। ठीक है, और समय के अंदर अपन ने ये कुछ पॉइंट अपन ने इसके अंदर देखे थे। तो आज सिंचाई का अपन ने निर्धारण किया है। अगली क्लास में अपन सिंचाई की विधियां अपन लेंगे, यानी कौन कौन सी विधियों के माध्यम से सिंचाई की जाती है इरिगेशन की तरफ।